बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ मियोसिस को डिस्कस करना है। लेकिन इम्पॉर्टेंस ऑफ मियोसिस को सुनने से पहले आप लोगों ने जो पिछले दो आर्टिकल हैं प्रोफेज 1 जिस पे पूरा लेक्चर मौजूद है और दूसरे जो हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं मियोसिस की जिस पे पूरा लेक्चर मौजूद है वो लाजमी सुनना है, क्योंकि जो बात हम स्टार्ट करेंगे उसमें आपको मुकम्मल कॉन्सेप्ट वहीं से आपको क्लियर होगा। लेकिन मैं अपनी बात को स्टार्ट करने लगा हूँ कि मियोसिस का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन हो रही है कि जो गैमीट्स बनते हैं या प्लांट में स्पोर्स बनते हैं तो वो हमेशा पुराने आप कह सकते हैं जो पेरेंट्स हैं उनके डिफरेंट करैक्टर उनके अंदर आते हैं। मेल से भी करैक्टर आते हैं, फीमेल से भी करैक्टर आते हैं। वजह क्या है? क्योंकि दो इंपॉर्टेंट फिनोमिनन मियोसिस के अंदर होते हैं। एक को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, दूसरे को हम कहते हैं रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। दे आर द टू सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ मियोसिस। तो ये क्रॉसिंग ओवर क्या है? ये पेकाइटिंग की जो स्टेज है प्रोफेज 1 की उसमें होता है, और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ये मेटाफेज और एनाफेज में हो रहे होते हैं। और यही दो बड़े आप कह सकते हैं मियोसिस के इवेंट हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वैरायटी आ रही है। क्रॉसिंग ओवर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास एक पेयर है उस पेयर के एक मेंबर फादर की तरफ से आया, एक मेंबर मदर की तरफ से आया, तो दोनों एक दूसरे के करीब आके एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करेंगे जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की वजह से एक दोनों क्रोमोसोम में एक नई वैरायटीज आ जाएंगी। कुछ क्रोमोसोम जो फादर वाले हैं उसमें मदर वाले कैरेक्टर ऐड होकर एक नई कॉम्बिनेशन बन जाएगी, और इसी तरह जो मदर वाले हैं उसमें कुछ फादर वाले ऐड होकर एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है कि पेरेंटल क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट रिजल्टिंग न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। लेकिन जिस वक्त हम बात करते हैं रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, हमने कहा था कि जिस वक्त भी हमारे पास मेटाफेज प्लेट के वक्त क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, अब ये नहीं होता कि एक साइड फादर की है और एक साइड मदर की है, बल्कि यहाँ रैंडमली अरेंजमेंट हो सकता है पहले पेयर का एक मेंबर इस साइड पे फादर वाला हो, इस साइड पे मदर वाला हो, लेकिन जो दूसरा पेयर है उसका एक जो आप कह सकते हैं क्रोमोसोम फादर वाला हो, दूसरा मदर वाला हो सकता है, तीसरे में इधर मदर वाला आ जाए इधर फादर वाला आ जाए, हो सकता है चौथे में इधर फादर वाला आ जाए इधर मदर वाला आ जाए। यानी आप कह सकते हैं जब अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम होगी तो यहाँ रैंडम अरेंजमेंट है कि कोई सा पेयर किसी भी साइड पे उसके मेंबर जा सकते हैं, इधर फादर वाले भी जा सकते हैं इधर मदर वाले भी। और जब सेपरेशन होगी तो आप कह सकते हैं ये नहीं होगा कि एक तरफ फादर वाले चले जाएंगे एक तरफ मदर, नहीं, वो पूरा आप कह सकते हैं ग्रुप जाएगा जिसमें फादर मदर वाले क्रोमोसोम इकट्ठे होंगे। तो जो आप कह सकते हैं रिजल्टिंग सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम भी आप कह सकते हैं कुछ फादर और मदर वाले हैं, और उनके ऊपर जो जीन्स हैं वो भी फादर और मदर वाले हैं। तो रैंडम असॉर्टमेंट में क्या होता है कि जब मेटाफेज और एनाफेज हो रही होती है तो अरेंजमेंट और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इज ऑलवेज रैंडम। ये रैंडम है कि कोई भी साइड फादर वाली हो सकती है, कोई भी साइड मदर वाली हो सकती है, एक पेयर के लिहाज से हो सकते हैं, दूसरे पेयर के लिहाज से वो साइड जो फादर वाली हो सकती है उसमें मदर वाला क्रोमोसोम। और इसकी वजह से वाइड रेंज ऑफ वैरायटीज के बहुत ज़्यादा जो हमारे पास वैरायटी की रेंज हमारे पास आएगी। तो ये दोनों इवेंट क्या बना रहे हैं कि आने वाली जनरेशन के अंदर मॉडिफिकेशन और वेरिएशन को प्रोड्यूस करें। और यही वजह है कि जब नई नई वैरायटी नेचर के सामने आती है तो नेचर उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट करती है और जो कमज़ोर वैरायटी उनको पीछे धकेल देती है। और इसी तरह इस नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 24 में डिस्कस किया है, कि उसमें अगर नेचुरल सिलेक्शन हो रही है करैक्टर के दरमियान, जो बेस्ट करैक्टर है सिर्फ उसको सिलेक्ट किया जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बेस्ट करैक्टर एक ऑर्गेनिज्म में एक्युमुलेट होते होते इवन एवोल्यूशन का बायस भी बन जाते हैं, क्योंकि नई वैरायटी आई है। अब नई वैरायटी में से बेस्ट की सिलेक्शन होगी, फिर आगे नई वैरायटी आएगी मियोसिस की वजह से, उसमें से बेस्ट की सिलेक्शन होगी। तो जो फेवरेबल कैरेक्टर हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनिज्म में एक्युमुलेट होते जाएंगे, और जो आप कह सकते हैं लेस फेवरेबल हैं वो ऑर्गेनिज्म से आहिस्ता आहिस्ता छुपते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे। तो हमारे पास चूंकि चेंजेस कैरेक्टर में आ रही हैं तो बाद दफ़ा ये जो चेंजेस हैं कैरेक्टर की इतनी ज़्यादा होती हैं कि एवोल्यूशन का बायस बन जाती है। तो दीज मॉडिफिकेशन में भी बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि एवोल्यूशन का मतलब ही ये है कि ऑर्गेनिज्म में करैक्टर का बदल के उस ऑर्गेनिज्म को ही बदल देना, जिसको हम कहते हैं ये न्यू स्पीशी बन गई। अच्छा, दूसरा मॉडिफिकेशन का फायदा ये है कि हर इंडिविजुअल को यूनिक बनाते हैं। इवन उसने लिखा है जो प्रोजेनी कहते हैं औलाद को, अगली जनरेशन के लिए हम प्रोजेनी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ब्रदर और सिस्टर जो एक ही पेरेंट से हैं वो भी एक दूसरे के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। यानी बहन भाई को अगर हम देखें तो वो टोटली एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। यानी एक ही पेरेंट्स की जो औलाद है वो मियोसिस की वजह से आपस में भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, वैरायटी आएगी। अच्छा, इस वैरायटी का सबसे बड़ा एक फायदा और भी है,
जो हम पहले डिटेल से भी डिस्कस, इससे सर्वाइवल ऑफ स्पीशी बढ़ जाते हैं। कैसे? अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है, उसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक ही जैसे हों, 16 ऑर्गेनिज्म मैंने ड्रा किए हैं, तो 16 के 16 अगर एक जैसे हैं, तो अगर एक डिजीज इसको ख़त्म कर सकती है तो सबको ख़त्म कर सकती है, क्योंकि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब एक माइनर से डिजीज पूरी की पूरी स्पीशी को भी ख़त्म कर सकती है। लेकिन अगर ये सारे के सारे जेनेटिकली डिफरेंट हो सकता है इसमें इम्यूनिटी ना हो लेकिन अगले में इम्यूनिटी हो। तो हो सकता है जिसमें इम्यूनिटी ना हो वो तो मर जाए, लेकिन जिसमें इम्यूनिटी हो वो बच जाए। तो एक छोटा सा फैक्टर फिर पूरी स्पीशी को ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है जो सारे के सारे जेनेटिकली जब वेरिएंट होंगे तो कुछ में हो सकता है उसके खिलाफ रेजिस्टेंट होगी उस जेनेटिक फैक्टर के खिलाफ, और कुछ में ना हो। जिनमें नहीं होगी वो उनकी डेथ हो जाएगी, जिनमें होगी वो बच जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट। किसकी वजह से क्रोमोसोम कांस्टेंट है? क्योंकि मियोसिस होती है गैमेट फॉर्मेशन के वक्त, यानी गैमेट, और प्लांट में होती है स्पोर फॉर्मेशन। और आपको पता है स्पोर फॉर्मेशन ने गैमेटोफाइट बनानी होती है। स्पोर प्लांट के अंदर स्पोर जो है वो गैमेटोफाइट बनाते हैं, और इनकी डिवीजन से क्या बन रहे होते हैं? गैमेट्स बन रहे होते हैं। तो इनडायरेक्टली स्पोर्स ने भी गैमेट्स ही बनाने हैं। तो दोनों केसेस में जो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड बनते हैं मियोसिस के वजह से। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि जैसे मैं कहता हूँ 1n जब जाइगोट बनेगा तो 2n डिप्लॉइड। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में गैमेट 23 का होता है, लेकिन जब जाइगोट बनता है तो 46 क्रोमोसोम बनते हैं। लेकिन अगर सपोज मियोसिस ना हो, यानी मियोसिस में क्या हुआ कि 46 वाले इंडिविजुअल ने 23 बनाए, 46 वाले इंडिविजुअल ने 23 बनाए, जाइगोट बन गया 46 का, फिर इस 46 वाले ने 23 बनाए। लेकिन अगर सपोज हमारे पास मियोसिस को दुनिया से ख़त्म कर दें तो माइटोसिस के ज़रिए से जब भी गैमीट बनेंगे ये 46 वाले बनेंगे, 46 वाले बनेंगे, इनकी फर्टिलाइजेशन होगी 92 वाला। अब जो 92 वाले ऑर्गेनिज्म है जब माइटोसिस से डिवाइड करेंगे तो 92 वाला, क्योंकि हमेशा माइटोसिस में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, तो ये 184, यानी हर जनरेशन के बाद जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते चले। अगर जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़ारों जनरेशन आई हैं, तो अगर ये हो रहा होता है तो आप कैन इमेजिन द कंसिक्वेंस, कि आप इसके रिजल्ट से को अंदाज़ा करें कि हर जनरेशन के बाद जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो रहे हैं, तो आज वाली जो जनरेशन होती है उनमें कितने सारे क्रोमोसोम होते हैं, शायद अनकाउंटेबल के हम आसानी से काउंट भी नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि 46 वाला इंडिविजुअल 23 वाले गैमेट बनाते हैं, 46 वाला 23 वाले गैमेट्स बनाते हैं। जब ये मिलेंगे 46 वाला फिर दोबारा फिर ये 23 वाला बनाएगा, इसी तरह 20। तो हर जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। चलिए, तो ये दो बड़े फायदे हैं मियोसिस के, एक तो जेनेटिक वेरिएशंस आती है और दूसरा हमारे पास क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट। तो इसके बाद एक आर्टिकल रह गया है जिसमें हम सेल डेथ को डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।